प्रशांत किशोर की बिहार चुनाव 2025 में भूमिका की असलियत। नीतीश कुमार के रखने के बाद हटाने के बाद नीतीश को रखना है कि हटाना है? क्या हटाना है आप बताइए। राशन कार्ड बनाने में 2000 रुपया घूट लिया है कि नहीं लिया है? वो तो भैया राशन कार्ड बनाने में घूट लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। मैं हूं राघव और मैं हूँ विनी, और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के सबसे बड़े मास्टरमाइंड, चाणक्य, स्ट्रैटेजिस्ट या फिर कहूँ महाराज प्रशांत किशोर के बारे में। महाराज, अच्छा लगा। देखो विनी, पीके यानी प्रशांत किशोर का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है, भाई ये आदमी है कौन और इतना पावरफुल कैसे बन गया? बिल्कुल, और अब तो बिहार चुनाव 2025 में उनकी अपनी पार्टी जनसुराज है। अब सवाल ये है, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट है या बिहार की राजनीति में नया गेम चेंजर बनने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वो सच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गजों को टक्कर दे सकते हैं? आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि हमारे हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रशांत किशोर कौन है? तो चलिए विनी, शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर की कहानी से। बताओ, पीके का बैकग्राउंड क्या है? देखो राघव, प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीके ने शुरुआत में राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं था। सच में? तो फिर क्या करते थे? वो यूनाइटेड नेशंस के साथ पब्लिक हेल्थ में काम करते थे पूरे 8 साल। इमेजिन करो, एक बंदा जो स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहा था, वो अचानक से भारत की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बन जाता है। ये तो फिल्मी कहानी जैसा है, लेकिन पीके की राजनीति में एंट्री कैसे हुई? तो सुनो, 2011 में पीके ने अपना पहला बड़ा कैंपेन किया, नरेंद्र मोदी के लिए। गुजरात के 2012 चुनाव में मोदी को तीसरी बार सीएम बनवाने में पीके का बड़ा हाथ था। और फिर 2014 का वो धमाकेदार लोकसभा इलेक्शन। चाय पर चर्चा, 3D रैलीज, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ये सब पीके के दिमाग की उपज थे। एग्जैक्टली, पीके ने बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिलवाई। उसके बाद तो वो हाउसहोल्ड नेम बन गए। लेकिन मजेदार बात यह है कि 2015 में वही पीके नीतीश कुमार के साथ आ गए और बिहार में महागठबंधन को जिता दिया। वेट, मतलब जिसने मोदी को जिताया उसी ने नीतीश को मोदी के खिलाफ जिताया? कंफ्यूजन में पड़ गया मैं तो। यही तो है पीके की खासियत। वो आइडियोलॉजी नहीं, स्ट्रैटेजी बेचते हैं। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, वाईएसआरसीपी सबके साथ काम किया। लेकिन 2017 का यूपी इलेक्शन फेल हो गया था ना उनके लिए? हाँ, वो उनकी पहली और एकमात्र हार थी। कांग्रेस को सिर्फ 7 सीट्स मिली, जबकि बीजेपी ने 3000 प्लस सीट्स जीती। लेकिन पीके ने इससे सीखा और वापसी की। तो बेसिकली पीके एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो चुनाव जिताने का फॉर्मूला जानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। जनसुराज पार्टी का जन्म। अब सवाल ये है कि जब पीके इतने सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट थे, तो खुद की पार्टी बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? ग्रेट क्वेश्चन। मैंने रिसर्च किया है इस पर। 2 मई 2022 को पीके ने ट्वीट किया, टाइम टू गो टू द रियल मास्टर्स, द पीपल। यहीं से जनसुराज की शुरुआत हुई। और फिर उन्होंने क्या किया? पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। ये स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट थी। पीके ने एसी रूम्स में बैठकर राजनीति नहीं की, बल्कि ग्राउंड पर जाकर लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट किया। और इस पदयात्रा के दौरान उन्होंने एक बात बार-बार कही, बिहार को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की ओर जाना होगा। ये बड़ी बात है। बिहार में तो हमेशा से जात पात की राजनीति होती रही है। लालू यादव का एमवाई, मुस्लिम यादव फॉर्मूला हो या नीतीश कुमार का ईबीसी महादलित स्ट्रैटेजी, सब कुछ कास्ट के बेसिस पर था। एग्जैक्टली। और पीके ने कहा कि ये कास्ट पॉलिटिक्स ने बिहार को पीछे रखा है। उन्होंने फियर पॉलिटिक्स की भी क्रिटिसिज्म की।
उनका कहना था कि लोग नीतीश या लालू के डर से वोट करते हैं, रियल चॉइस नहीं है। 2 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियली जान सुराज पार्टी की घोषणा हुई और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीके ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हाँ, 9 अक्टूबर 2025 को पहली लिस्ट में 51 कैंडिडेट्स के नाम आए और फिर दूसरी लिस्ट में 71 और टोटल 243 सीट्स पर जान सुराज ने कैंडिडेट्स उतारे हैं। और कैंडिडेट्स कौन हैं? डॉक्टर्स, लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सोशल एक्टिविस्ट्स, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स और इवन भोजपुरी एक्टर रितेश पांडे भी। ये स्ट्रैटेजी काफी फ्रेश है, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड्स के लोग। पीके का मानना है कि बिहार को नए चेहरों की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स जीत सकते हैं एनडीए और महागठबंधन के सीजन्ड पॉलिटिशियंस के सामने? ये तो इलेक्शन रिजल्ट्स बताएंगे, बट पीके का कॉन्फिडेंस देखो। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि नीतीश कुमार अगली मकर संक्रांति एक एनी मार्ग पर नहीं मनाएंगे। ये तो डायरेक्ट अटैक है। पीके ने अपने मेंटर को ही चैलेंज कर दिया। पीके की स्ट्रैटेजी और कैंपेनिंग। अब बात करते हैं पीके की इलेक्शन स्ट्रैटेजी की। तुमने नोटिस किया राघव कि पीके का अप्रोच बाकी पॉलिटिशियंस से कितना अलग है? बिल्कुल। पहली बात, सोशल मीडिया यूसेज और गौर। पीके समझते हैं कि आज का युवा कहाँ है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह जान सुराज की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। और ग्राउंड लेवल पर उनकी टीम के हजारों यंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़कर पीके के साथ काम करना शुरू किया। ये भी इंटरेस्टिंग है। हर पंचायत के लिए एक स्पेसिफिक टीम है जो उस एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाती है। डेटा ड्रिवन अप्रोच। पीके ने कहा कि वो सभी 8,500 पंचायत के लिए प्लान्स बनाएंगे और लोगों से डिस्कस करेंगे। ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है। और उनकी की इश्यूज क्या हैं? एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन रोकना। माइग्रेशन ये बहुत बड़ा इशू है बिहार में। लाखों युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। पीके का कहना है कि अगर बिहार में इंडस्ट्रीज और जॉब्स होंगी तो लोग यहीं रुकेंगे। और उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को भी अटैक किया। बीजेपी बिहार से वोट्स लेती है लेकिन फैक्ट्रीज गुजरात में लगाती है। पॉलिटिकली ये बहुत स्मार्ट मूव है। पीके एक तरफ एनडीए को अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन को भी। उनका स्लोगन है, ना नीतीश चाचा ना लालू का लालटेन। दोनों ट्रेडिशनल ऑप्शंस को रिजेक्ट करो और नया विकल्प चुनो। लेकिन राघव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी रिस्की है? दोनों बड़े अलायंसेस को एलियनेट करना। रिस्की तो है, लेकिन पीके जानते हैं कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है। 30 साल से लल्लू नीतीश का ही राज रहा है। लोग चेंज चाहते हैं। और रीसेंट डेटा भी यही कहता है। फर्स्ट एंड सेकेंड फेज वोटिंग में रिकॉर्ड % वोटर टर्नआउट हुआ। ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा है। पीके ने इसको चेंज की लहर बताया। उनका क्लेम है कि 60% लोग चेंज चाहते हैं और जान सुराज को स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं। और माइग्रेंट वर्कर्स को एक्स फैक्टर बताया। जो लोग छात्र के बाद बिहार में रुक गए, उन्होंने अपने फैमिलीज को भी वोट करने के लिए इनकरेज किया। ये ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन है। पीके की टीम कॉन्स्टेंटली डेटा कलेक्ट कर रही है और स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर रही है। लेकिन एक बात बताओ, नवंबर 2004 के बाईपोल में तो जान सुराज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। चारों सीट्स पर एनडीए जीता और जान सुराज की सिक्योरिटी डिपॉजिट्स तक चली गई। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन पीके का कहना है कि बाईपोल और जनरल इलेक्शन अलग होते हैं। बाईपोल में वोटर टर्नआउट कम होता है और ट्रेडिशनल वोट बैंक्स मजबूत होते हैं। फेयर पॉइंट। असेंबली इलेक्शन में 244 सीट्स हैं और जान सुराज सभी पर लड़ रही है। इवन अगर वो 20-30 सीट्स भी जीत लेती है तो किंग मेकर बन सकती है। पीके के क्लेम्स और कंट्रोवर्सीज। अब आते हैं थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर। पीके ने कुछ बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं। क्या वो रियलिस्टिक हैं? पहला क्लेम, जनसुराज 2025 में जीतेगी, कोई डाउट नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखो, पीके एक एक्सपीरियंस्ड स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने ग्राउंड लेवल सर्वे की होगी, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बिहार में कास्ट इक्वेशंस बहुत मजबूत हैं। एनडीए के पास बीजेपी का कोर वोट बैंक है, प्लस जेडीयू, एलजेपी का सपोर्ट। महागठबंधन के पास आरजेडी का एमवाई फॉर्मूला और कांग्रेस की माइनॉरिटी सपोर्ट है। और जान सुराज, उनका वोट बैंक कौन है? यही तो सवाल है।
पीके कह रहे हैं कि वो कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठेंगे, लेकिन बिहार में क्या ये पॉसिबल है? पीके का अप्रोच है एजुकेटेड यूथ, अर्बन वोटर्स और फ्रस्ट्रेटेड मिडिल क्लास को टारगेट करना, लेकिन बिहार की बड़ी आबादी तो रूरल है। एग्जैक्टली और रूरल एरियाज में ट्रेडिशनली आरजेडी जेडीयू स्ट्रांग रहे हैं। जान सुराज को वहां पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा। और एक कंट्रोवर्सी, पीके की फंडिंग। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने पिछले 3 सालों में 241 करोड़ रुपए कमाए और लगभग 98 करोड़ रुपए अपनी पार्टी को डोनेट किए। 241 करोड़ रुपए, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑपोजिशन पार्टीज ने तो सवाल उठाए हैं कि ये पैसा कहां से आया। पीके का कहना है कि ये उनकी कंसल्टेंसी फीस थी जो उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से ली थी। लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली ये मुद्दा बन सकता है। लोग कह सकते हैं कि पीके पैसा लेकर चुनाव जिताते थे और अब खुद के लिए यूज कर रहे हैं। और एक बात, पीके ने अलग अलग पार्टीज के साथ काम किया, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, सबके साथ। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है? ये वैलिड क्रिटिसिज्म है। लोग कहते हैं कि पीके के लिए आइडियोलॉजी से ज्यादा विनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ पीके का आर्ग्यूमेंट है कि वो प्रोफेशनल थे, अब पॉलिटिशियन बन रहे हैं। इंटरेस्टिंग। और एक केस भी फाइल हुई है पीके के खिलाफ इलेक्शन से पहले। डिटेल्स तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये टाइमिंग सस्पिशियस लगती है। पॉलिटिकल राइवलरी में ये सब चलता है। ऑपोजिशन अक्सर इलेक्शन टाइम पर केसेस फाइल करती है ओपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ग्राउंड रियलिटी, क्या पीके जीत सकते हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या जान-सुराज को सच में चांस है? देखो, रियलिस्टिकली बोलूं तो जान सुराज को मेजॉरिटी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 20-40 सीट्स जीतना पॉसिबल है। और अगर हंग असेंबली हो जाए तो पीके किंग मेकर बन सकते हैं। ये एक सिनेरियो है जहां एनडीए को 100, महागठबंधन को 105 और जान सुराज को 30-35 सीट्स मिलें। तब पीके डिसाइड करेंगे कि किसके साथ जाना है। लेकिन पीके ने तो दोनों अलायंसेस को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ना एनडीए ना महागठबंधन। कैंपेन में कुछ भी बोल सकते हैं। पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। वाह वाह, फिलोसोफर बन गए। लेकिन सीरियसली पीके की स्ट्रेंग्थ्स क्या है? पहली स्ट्रेंथ, यूथ अपील। पीके यंग, एनर्जेटिक हैं और युवाओं से कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। दूसरी स्ट्रेंथ, फ्रेश फेसेस। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस से लोग बोर हो चुके हैं। पीके ने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल वर्कर्स को टिकट दिया। ये रिफ्रेशिंग है। तीसरी स्ट्रेंथ, एंटी इनकम्बेंसी। नीतीश कुमार 9 टर्म्स से पॉलिटिक्स में हैं। लोग चेंज चाहते हैं। और वीकनेसेस? सबसे बड़ी वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बीजेपी और आरजेडी की तरह जान सुराज का बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ग्राउंड गेम वीक है। दूसरी वीकनेस, कास्ट अरिथमेटिक। बिहार में हर पार्टी ने अपना कास्ट कैलकुलेशन किया है। जान सुराज का क्लियर कास्ट बेस नहीं है। तीसरी वीकनेस, रिसोर्सेज। डिस्पाइट 8 करोड़ रुपए की फंडिंग, एनडीए और महागठबंधन के रिसोर्सेज से कम है। और चौथी वीकनेस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। पीके स्ट्रैटेजी तो जानते हैं, लेकिन गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। लोग सवाल उठा सकते हैं। ये सब वैलिड पॉइंट्स हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि 2025 जान सुराज के लिए लर्निंग इलेक्शन होगा। मतलब इस इलेक्शन में शायद वो मेजॉरिटी ना जीतें, लेकिन एक स्ट्रांग बेस बना लेंगे। 2030 में सीरियस कंटेंडर बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। और एक सिनारियो, अगर जनसुराज परफॉर्म नहीं करती तो पीके की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। उन्होंने खुद बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं। अगर वो 10 सीट्स भी नहीं जीते तो लोगों को लगेगा कि स्ट्रैटेजी बनाना और खुद इंप्लीमेंट करना अलग बात है। बिहार की जनता क्या सोचती है? राघव, हमने तो बहुत एनालिसिस कर लिया, लेकिन असली फैसला तो वोटर्स का होगा ना? बिल्कुल, और रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट ये सिग्नल देता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं। 65% टर्नआउट का मतलब है कि लोगों को लगता है उनका वोट मैटर करता है। सोशल मीडिया पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस है। युवा लोग मोस्टली सपोर्ट कर रहे हैं पीके को, जबकि ओल्डर जनरेशन उलझन में है। रूरल एरियाज में अभी भी ट्रेडिशनल लीडर्स की पकड़ है। जात पंचायत, बूथ लेवल वर्कर्स, ये सब मायने रखते हैं। लेकिन अर्बन यूथ में पीके की वेव है। कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, ये लोग एक्साइटेड हैं।
और ये भी इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग पीके को अरविंद केजरीवाल 2.0 बता रहे हैं। दिल्ली में एएपी ने भी ऐसे ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट वेव पर जीत हासिल की थी। वैलिड कंपैरिजन। लेकिन याद रखो, बिहार दिल्ली नहीं है, बिहार की पॉलिटिक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एब्सोल्युटली। और फाइनल रिजल्ट्स 14 नवंबर को आएंगे। देखते हैं क्या होता है। कंक्लूजन एंड प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों, अब टाइम है अपने फाइनल थॉट्स और प्रेडिक्शंस शेयर करने का। राघव, तुम्हारा क्या एनालिसिस है? देखो, मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की पॉलिटिक्स में जरूर एक नया डायमेंशन ऐड किया है। उन्होंने हिम्मत दिखाई है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को चैलेंज करने की। हाँ, और चाहे वो इस बार जीते या नहीं, उन्होंने ये जरूर साबित कर दिया है कि थर्ड ऑप्शन पॉसिबल है। मेरा प्रिडिक्शन है कि जान सुराज को 15-25 सीट्स मिल सकती हैं। मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जरूर बनेगी। मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है जान-सुराज को 25-35 सीट्स मिल सकती है अगर यूथ टर्नआउट हाई रहा, और हंग असेंबली में किंग मेकर बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग। 14 नवंबर को पता चल जाएगा कौन सही था। लेकिन एक बात पक्की है, प्रशांत किशोर ने बिहार की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना ली है। चाहे स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में हो या पॉलिटिशियन के रूप में, वो रेलेवेंट रहेंगे। बिल्कुल। और उनकी जर्नी इंस्पायरिंग है, यूएन से लेकर पॉलिटिकल पार्टी बनाने तक। यही तो है इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड एनालिसिस प्रशांत किशोर की बिहार इलेक्शन 2025 में रोल की। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। 14 नवंबर केओ रिजल्ट्स के बाद हम फिर से आएंगे एक स्पेशल एपिसोड के साथ। कौन जीता, कौन हारा और प्रशांत किशोर का क्या हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। जय बिहार, जय हिंद।